Next topic from the newborn care is about the nutritional management of the newborn. सो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न में सबसे पहले तो ये बात आती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो हमने उसको खाना पिलाना होता है तो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट एंड मोस्ट ईजिली टॉलरेटेड फूड क्या है, दैट इज़ ब्रेस्ट मिल्क ऑफ द मदर। फिर वो कहते हैं कि वाई कैलोरीज आर रिक्वायर्ड इन द न्यूबॉर्न, कि न्यूबॉर्न के अंदर वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए और वेट गेन अगर हमने करना है तो फिर कितनी कैलोरीज चाहिए। ठीक है, तो बच्चे का जो वेट होता है न्यूबॉर्न का वो नॉर्मल कितना होता है, 2.5 kg तक होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो उस वेट को मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं बच्चे को एक दिन के अंदर पर kg 50 to 60 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। और अगर बच्चे का हम वेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर इससे डबल चाहिए होती हैं। मतलब एक दिन के अंदर पर kg कितनी कैलोरीज चाहिए, 100 to 120। तो मेंटेन करने के लिए 50 to 60 हैं और इंक्रीज़ करने के लिए वेट गेन करवाने के लिए 60 100 to 120 है। 50 का डबल 100, 60 का डबल 120। फिर तीसरी चीज़ आती है कि अब कैलोरीज जो हमने ये करनी है एक दिन के अंदर जो बच्चे को देनी है उसमें कितने लिपिड्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन्स होने चाहिए और कितने कार्ब्स होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बच्चे को कार्ब्स चाहिए, उससे कम लिपिड्स चाहिए और सबसे कम प्रोटीन्स चाहिए। कार्ब्स कितने चाहिए, 50% चाहिए। लिपिड्स कितने चाहिए, 35% चाहिए। प्रोटीन्स कितने चाहिए, 15% चाहिए। अगर हम ग्राम्स में बात करें तो कार्ब्स जो हैं वो कितने चाहिए, 11 to 15। लिपिड्स कितने चाहिए, 4 to 6। और प्रोटीन्स कितनी चाहिए, 2.25 to 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास के कितनी जो है लिपिड्स चाहिए, कितने प्रोटीन्स और कितने कार्ब्स चाहिए। ठीक हो गया, 11 to 15, 4 to 6 एंड 2.25 to 4 ग्राम्स पर kg पर डे। ये तीन चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। एक ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा के वेट गेन और वेट पूरी कैलोरीज कितनी चाहिए दिन के अंदर, और लिपिड्स कितने चाहिए, कार्ब्स और प्रोटीन्स कितने चाहिए। ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाला क्राइटेरिया होता है कि हमने बच्चे को जो है ना कब फीडिंग इनिशिएट करनी है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो है पहले 4 घंटे के अंदर उसको उसकी फ़ीडिंग हमने स्टार्ट करवा देनी होती है। और कब हम स्टार्ट करवाते हैं फ़ीडिंग, जब उसके अंदर उसका गला बिल्कुल साफ़ है, वॉमिटिंग नहीं कर रहा, ओरल सिक्रीशंस नहीं है और उसका एब्डोमेन हमने देखा तो नॉन डिस्टेंडेड है, सॉफ्ट है, बाउल साउंड्स नॉर्मल हैं, क्लिनिकली स्टेबल है बच्चा, और एक्सट्यूबेशन है, मतलब ईटीटी उसके अंदर नहीं डली हुई, और उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो फिर हम जो है वो क्या करते हैं, उसको इन्फेंट फीडिंग उसकी स्टार्ट करवा देते हैं। फिर आता है कि हमने उसको जो है उसकी न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन क्या है वो हम बात करेंगे। तो न्यूट्रिशनल कंसिडरेशंस में ये है कि अब हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारा बच्चा टर्म पे है तो फिर हमने उसको क्या देना है, अगर हमारा बच्चा जो है वो प्री टर्म पे है तो फिर क्या करना है, प्री टर्म जो है वो कितनी प्री टर्म पे हमने क्या देना है। ठीक है, तो अगर तो टर्म इन्फेंट है, मतलब टर्म पे पैदा हुआ है, 37 to 42 वीक्स के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ है, तो हमने उसको ऑन डिमांड खाना देना है। अगर बच्चा जो है वो 34 से 38 वीक्स के दरमियान में पैदा हुआ है, मतलब कि लेट प्री टर्म है, प्री टर्म तो है लेकिन अर्ली वाला नहीं है, लेट वाला है, 34 वीक्स के बाद वाला है, तो फिर हमने जो है उसको बॉटल फीडिंग दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, अगर प्री टर्म है लेकिन वो प्री टर्म जो है 34 वीक्स से भी छोटा है, मतलब अर्ली प्री टर्म है, तो फिर हम उसको बॉटल फीडिंग भी नहीं दे सकते, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं वो कर सकता, फिर हम उसको फीडिंग ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी एज ऑफ जेस्टेशन क्या थी, हमने उसको क्या देना है। ठीक हो गया कि टर्म पे हमने क्या देना है,
प्री टर्म अगर 34 to 38 वीक्स पे है तो फिर क्या देना है, और अगर जो है लेस दैन 34 वीक्स है तो फिर क्या देना है। सो टर्म पे ऑन डिमांड, 34 to 37 पे बॉटल फीडिंग, 34 वीक्स से कम का है प्री टर्म तो ट्यूब फीडिंग, 1 kg से कम बेबी का वेट है तो गैस्ट्रिक फीडिंग देनी है, कंटिन्यूस जो गैस्ट्रिक फीडिंग है नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू उसको फीडिंग करवानी है। इसके अलावा हमने उसको क्या देना है बेबी को, ये चीज़ें देनी है। क्या क्या, सबसे पहले है आयरन सप्लीमेंटेशन और वाइटामिन सप्लीमेंटेशन। इसके अलावा फॉलिक एसिड्स देने हैं और फ्लूइड थेरेपी करनी है। ठीक है, तो वाइटामिन सप्लीमेंटेशन हमने सब बेबीज़ को देनी है जब वंस फीडिंग इज़ इस्टेब्लिश्ड टिल 2 years ऑफ एज। ठीक है, तो जब फीडिंग स्टार्ट की है तो वाइटामिन सप्लीमेंटेशन बेबीज़ को देने हैं टिल 2 years, जब तक कि वो 2 साल के नहीं होते उनको वाइटामिन हमने देने हैं। आयरन जो है वो हमने देनी है उन बच्चों को जिनका वेट जो है वो 2.5 kg से कम है या जो 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से कम में पैदा हुए थे, मतलब वो प्री टर्म है, टिल सॉलिड फूड इनटेक स्टार्ट्स। तो जब तक वो सॉलिड फूड नहीं लेता तब तक हमने लो बर्थ बेबीज़ और प्री टर्म बेबीज़ को जो है आयरन सप्लीमेंटेशन देनी है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उन बेबीज़ को देनी है जिनके अंदर हीमोलिटिक एनीमिया था। ठीक है, और कब तक देनी है, 2 महीने तक, 8 वीक्स ऑफ एज तक। ठीक है, तो ऑल बेबीज़ विद हीमोलिटिक एनीमिया टिल 12 वीक्स तक दे दें। 8 to 12 वीक्स मतलब तकरीबन 2 से 3 महीने तक उसको फॉलिक एसिड देना है। और फिर आ जाती है फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी जो है वो हमने देनी है, आगे मैं आपको टेबल दिखाती हूँ उसके मुताबिक। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल कंसिडरेशंस की समझ आई है कि वाइटामिन, आयरन और फॉलिक एसिड और फ्लूइड थेरेपी देख लेते हैं। सो फ्लूइड थेरेपी हम कैसे करेंगे, इस तरह से बहुत ही आसान है। देखें, 5 दिन है हमारे पास, हमने हर डे पे 20 बढ़ाते जाना है, 40 से स्टार्ट करना है। फुल टर्म की बात करें तो 60 से स्टार्ट करना है, 30 बढ़ाने हैं, 60 90, फिर 30 बढ़ाने हैं, 120, फिर 140, 20 बढ़ाने आगे 120 to 140, और आफ्टर 5 डेज़ 120 to 140। ठीक है, और प्री टर्म में जो है ना एक आगे कर लें, मतलब वहाँ पे 60 से शुरू हुआ था, यहाँ पे जो है 90 से शुरू होगा। 90, 30 बढ़ाए 120, 30 बढ़ाए 150, 30 बढ़ाए 180। ठीक है, उसके बाद जो है 220 तक दोनों जाएंगे। सो दिस इज़ के फ्लूइड थेरेपी जो है आपने क्या करनी है, फुल टर्म में कितनी देनी है और प्री टर्म में कितनी देनी है। लेकिन जो बच्चे जो है फोटोथेरेपी पे हैं या रेडिएंट हीटर पे हैं उनका हमने 30 ml बढ़ा देना है, मतलब नॉर्मल से 30 ml जो है वो ज़्यादा देना है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली डू कि 60 से आप शुरू हो जाएं, 30 बढ़ाते जाएं, दूसरे पे प्री टर्म पे 90 से शुरू हो जाएं, 30 बढ़ाते जाएं। और फोटोथेरेपी और रेडिएंट हीटर के नीचे जो बच्चे हैं उनके केस में फ्लूइड जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 30 ml और उसमें 30 ml। ठीक हो गया, सो ये हो गई हमारी फ्लूइड थेरेपी। फिर होती है टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सो आपने जो है जनरल सर्जरी में पारेंटल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे यही होता है कि हम टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन में क्या करते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एंट्रल रूट मतलब कि जीआईटी के थ्रू देने के बजाय, मतलब ओरल फीडिंग करने के बजाय जीआईटी ट्रैक्ट को यूज़ करने के अलावा हम कोई और ट्रैक्ट यूज़ करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम आईवी लाइन पास करके उसके थ्रू जितने की सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके थ्रू पास करें। तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उन सबको हमने आईवी एडमिनिस्टर करना है। इसको कहते हैं टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन। के एंट्रम के अलावा हमने जो है कोई और रूट जो है वो लिया हुआ है, दैट इज़ आईवी रूट, और उसके थ्रू हम सारे न्यूट्रिएंट्स बंदे को दे रहे हैं। अब ये क्या है, सप्लीमेंटल आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। और इसके ऑपोजिट, पारेंटल के ऑपोजिट क्या है, एंट्रल न्यूट्रिशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, ओरल या गवाज फीडिंग करते हैं। गवाज मतलब कि हम ओरल फीडिंग होता है कि हम ओरली दें, और गवाज फीडिंग मतलब कि आप कोई नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहे हो या इसमें जो डायरेक्टली
जो है मुंह से या नाक से जो है वो स्टमक में जा रही है या जेजुनम में जा रही है या इलियम में, या हम कोई ट्यूब डाल सकते हैं, लाइक ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी कर सकते हैं, ट्यूब एंट्रोस्टमी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने बच्चे को कब टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे लगाना है? ऑब्वियसली तब जब वो बच्चा खुद खा पी नहीं सकता, प्री टर्म है फॉर एग्जांपल। तो इंडिकेशंस हम देख लेते हैं। तो इंडिकेशंस क्या होती हैं? जैसे मैंने बताया कि हम कब पैरेंटल रूट जो है वो फॉलो करते हैं, वो यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली जब बच्चा जो है वो एंट्रल फीडिंग नहीं कर सकता, उसने 2 हफ्ते जो है उसको हमने एनपीओ रखना है, नथिंग पर ओरल देना है, या उसको वो खा ही नहीं सकता, 2-3 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया और 2 हफ्ते तक उसको जो है हम फिर एनपीओ रख के हम उसको पैरेंटली न्यूट्रिशन देते हैं। अब क्या इंडिकेशंस हैं न्यूबॉर्न में? कि अगर बच्चा जो है वो उसका वेट बहुत छोटा है, बहुत कम है, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है, कि 1 केजी से भी छोटा बच्चा है, ठीक है, 1 केजी से भी कम उसका वेट है, या उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है सीवियर कि वो खा नहीं सकता, या उसको जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये नीचे सारी जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उसको सेप्सिस हुआ हुआ है, उसका नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस हुआ हुआ है, जो कि प्री टर्म इन्फेंट्स में आपको पता है होता है, और उसको डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, उसको जो है वो गैस्ट्रोस्केसिस है, उसको कंजेनिटल जीआईटी मैलफॉर्मेशंस है, मेकोनियम आइलियस है, टीईएफ मतलब ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला है, वो सब चीज़ें जिसकी वजह से उनका जीआईटी ट्रैक्ट काम नहीं कर सकता बच्चे का, तो ऑब्वियसली उसको हम जो है वो पैरेंटल थेरेपी देंगे। इसी तरह जो ओल्डर बच्चे होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि मैल एब्जॉर्प्शन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, पैरालिटिक आइलियस है, हम देखिए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें जीआईटी ट्रैक नहीं हज़म वगैरह कर सकता, या जो भी उसमें से फूड पास नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वी विल चूज़ द पैरेंटल रूट। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी मॉनिटरिंग कि हमने टीपीएन की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। सो ये पॉइंट्स मैं आपको इसके बता देती हूँ जो कि हमने देखने हैं मॉनिटरिंग में। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है कि हमने पेशेंट का जो वेट है उसको डेली लेना है। जब जो पेशेंट टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में है उसका डेली वेट लेना है, उसका हमने स्ट्रिक्ट जो है इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड सेट करना है यूरिन का। ठीक है, वेट ले लिया हमने, इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड उसका डेली ले लिया। उसके बाद ये है कि जो हमने सबसे पहले टीपीएन शुरू करनी होती है ना, उसके 2 रूट्स होते हैं, या तो हम पेरिफेरल वेन के थ्रू दे सकते हैं या सेंट्रल वेन के थ्रू दे सकते हैं। तो पहले हमने पेरिफेरल से स्टार्ट करना है, फिर अगर हमें लगता है कि अभी इसको टीपीएन की बहुत देर तक ज़रूरत है तो फिर हम पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आ जाता है कि हमने वाइटल साइंस की मॉनिटरिंग करनी है। उसके बाद हमने इन्फेक्शंस का ख्याल रखना है कि किसी तरह, क्योंकि हम बाहर से कैथेटर इंड्यूस किया हुआ है तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर फ़ैट के बारे में 2 चीज़ें हैं कि हमने जो है फ़ैट का जो सॉल्यूशन है ना उसको दूसरे सॉल्यूशंस के साथ मिक्स करके नहीं देना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपने कैथेटर डाला हुआ है और उसमें आप सारे चीज़ें दे रहे हो, कार्ब्स, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, लेकिन उसमें आपने फ़ैट नहीं देना, फ़ैट हमेशा अलग अलग साइड से देना है। फ़ैट के बारे में पहली चीज़ ये है कि सेपरेट आईवी लाइन होनी चाहिए, सेपरेट चैनल होना चाहिए फॉर द फैट, उसको दूसरे सॉल्यूशंस के साथ मिक्स करके नहीं देना। इसके अलावा वो लोग जो कि फ़ोटोथेरेपी पे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे जो कि फ़ोटोथेरेपी पे होते हैं फॉर द हाइपरबिलीरुबिनीमिया, ठीक है, सॉरी फिटोथेरेपी पे होते हैं, उनके अंदर हमने फ़ैट्स नहीं देने। ठीक है, फ़ोटोथेरेपी वाले बच्चों को फ़ैट्स हमने नहीं देने। तो फ़ैट्स के बारे में 2 चीज़ें हैं, एक उसकी सेपरेट लाइन होनी चाहिए, दूसरा कि उसको हमने फ़ोटोथेरेपी वाले बच्चों के अंदर फ़ैट सॉल्यूशन नहीं देने। ठीक है, उसके बाद विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रेस जो हमने मटेरियल्स देने हैं अगर बच्चे को, तो वो हमने ग्लूकोज़ के सॉल्यूशन में ऐड करके देने हैं। ठीक है, फ़ैट वाले सॉल्यूशन में ऐड नहीं करने, ग्लूकोज़ के सॉल्यूशन में हम ये चीज़ें ऐड करके उसको लगा सकते हैं। फिर अमाइनो एसिड्स के बारे में ये बात है कि अमाइनो एसिड्स को हमने उन लोगों के अंदर नहीं देना जिनके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया है, उनके अंदर बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा है, उनके अंदर हमने अमाइनो एसिड्स नहीं देने। ठीक है,
ग्लूकोज़ के बारे में 2 बातें हैं कि हमने रोज़ाना बच्चे का जो है ब्लड और यूरिन ग्लूकोज़ लेना है, उसका सैंपल लेना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है और ग्लूकोज़ हाइपरग्लाइसीमिया जो है ना वो नहीं होने देना, ग्लूकोज़ जो है उसको कम रखना है, ठीक है? हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट रखना है। उसके बाद कल्चर के बारे में ये बात है कि जो हमारे कैथेटर लाइन है उसमें अगर हमें कोई मिल जाता है इन्फेक्शन, तो हमने जो है वो साथ में बच्चे को बुखार भी हो गया है तो हमने ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर जो है वो भेज देना है और उसको चेक करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज़म है और कोगुलेशन प्रोफाइल करवानी है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि टीपीएन के वक्त हमने वेट, इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड, पहले पेरिफेरल लाइन प्रोलॉन्ग हो गया तो सेंट्रल लाइन में शिफ्ट हो जाना है, वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, इन्फेक्शंस को देखते रहना है। फ़ैट्स के बारे में 2 बातें हैं कि सेपरेट लाइन पे देना है फ़ैट और दूसरा ये कि इसको जो है हमने फ़ोटोथेरेपी वाले बच्चों में नहीं देना। विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रेस मटेरियल जो हैं वो ग्लूकोज़ के सॉल्यूशन में डालनी है और अमाइनो एसिड्स को बिलिरुबिन लेवल जिनमें ज़्यादा है उनके अंदर नहीं देना। ग्लूकोज़ का हमने डेली जो है वो यूरिन और ब्लड ग्लूकोज़ मेजर करना है और हाइपरग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है और कल्चर ब्लड सैंपल्स और जो है यूरिन कल्चर हमने भेज देना है अगर बच्चे को इन्फेक्शन और फ़ीवर हो गया, ठीक हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मॉनिटरिंग में हमने ख्याल रखना है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो बात आती है वो ये कि हमने हर हफ्ते जो है हमने सीबीसी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटीज़, आरएफटीज़, यूरिया क्रेटिनिन का लेवल चेक करना है जो लोग टीपीएन पे हैं और हर 2 हफ्ते हमने कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का लेवल चेक करना है उन लोगों पे जो कि टीपीएन पे हैं, ठीक हो गया। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगी इस पूरी चीज़ के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने करनी है टीपीएन की कॉम्प्लिकेशंस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ कि अगर हमने वो जो कैथेटर का ख़्याल नहीं रखा, मॉनिटरिंग में वही चीज़ें आ जाती हैं कि कैथेटर का ख़्याल नहीं रखा, उसमें इन्फेक्शन शुरू हो गया है और जो है हमने कल्चर जो है वो नहीं प्रॉपर देखा इन्फेक्शन वगैरह को, तो कैंडिडा का, स्टेफ़िलोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमने क्या करना है फिर वो जो इन्फेक्शन हो गया उसके लिए कल्चर जो है वो भेज देना है, उसकी एंटीबायोटिक्स देनी है और जो कैथेटर है उसको हमने रिमूव कर देना है जिसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है। इसके अलावा हमने कहा था कि अमाइनो एसिड्स हमने उन लोगों पे नहीं देना है जिनके अंदर बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा है, लेकिन अगर हमने दे दिए तो क्या होगा, अमाइनो एसिड्स उस जगह पे जाके बाइंड कर जाएंगे जहाँ पे हमारे बाइल एसिड्स ने बाइंड करना था। तो अमाइनो एसिड जाके बाइंड कर देंगे तो बाइल एसिड्स जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे विच कैन लीड टू कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस, ठीक है। तो एक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि हमने अगर ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा दे दिया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, एसिडोसिस हो सकती है। मतलब यही हो गया ना कि ग्लूकोज़ का ख़्याल नहीं रखा हमने, एसिडोसिस हो सकती है, मैग्नीशियम का लेवल ड्रॉप कर सकता है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, अमाइनो एसिड ज़्यादा हो सकते हैं, कैल्शियम कम हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। यूरिया क्रेटिनिन का लेवल एलिवेट हो गया तो एज़ोटीमिया हो सकता है, इस वजह से इनकी मॉनिटरिंग करनी होती है। लाइन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि अगर सेंट्रल कैथेटराइजेशन हमने की हुई है, सेंट्रल लाइन में पास किया हुआ है तो एरिथमियाज हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, एम्बोलिज्म हो सकती है, कैथेटर ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा लिपिड्स की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं ये बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन से उठा के साइड पे कर देते हैं, खुद जाके चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है क्या होता है कि बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इट कैन लीड टू जॉन्डिस। इस वजह से जॉन्डिस पेशेंट्स होते हैं, मैंने बताया उनमें फ़ैट भी नहीं आप देते और आप उसमें जो है वो क्या नहीं देते, अमाइनो एसिड्स भी नहीं देते। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस के जो है ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं आपको रिपीट कर दूं कि ट्रेस एलिमेंट्स डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, हेपेटिक इश्यूज जिसमें सिरोसिस, हेपेटोमेगैली हो सकती है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हो सकता है ड्यू टू सेंट्रल कैथेटराइजेशन, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो है हाइपर अमाइनोस एसिडीमिया, एसिडोसिस, एरिथमियाज एंड थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टीपीएन। नेक्स्ट में हम करते हैं बर्थ एस्फिक्सिया।
बर्थ एस्फिक्सिया क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपनी ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। तो बर्थ एस्फिक्सिया क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग, कि इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग नहीं हुई जो है वो, उसकी वजह से बच्चे को, मतलब इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग किसी भी वजह से नहीं हुई, लाइक उसके वो प्री मेच्योर इन्फेंट था, जिसकी वजह से उसके लंग्स जो हैं वो अच्छे बने नहीं हुए थे, तो वो उनके अंदर ब्रीदिंग इनिशिएट नहीं हुई, उनकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो दिस इज़ नोन एज बर्थ एस्फिक्सिया। नेक्स्ट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द बर्थ एस्फिक्सिया। मदर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फीटस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मदर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो हाइपरटेंशन की थी, हाइपोटेंशन में थी, या डायबिटीज़ थी मदर को, या उसको हार्ट की कोई डिजीज़ थी, लंग्स की कोई डिजीज़ थी, किडनी की कोई डिजीज़ थी, लाइक उसको नेफ्राइटिस था, उसके यूट्रस जो था उसमें कोई प्रॉब्लम था, उसकी पेल्विस में कोई प्रॉब्लम था, पेल्विक एबनॉर्मेलिटी थी, तो बच्चे के अंदर होएगी क्या? एस्फिक्सिया। फिर प्लेसेंटल कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि उसके अंदर क्या हो गई? एब्रप्शन, प्लेसेंटल एब्रप्शन, तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं जाएगी। प्लेसेंटल इंसफिशेंसी, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी। फीटल की वजह से क्या हो सकती हैं? लाइक कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई, उसकी प्रेजेंटेशन नॉर्मल नहीं थी, लाई नॉर्मल था, अदर देन द सेफेलिक एंड अदर देन द लॉन्गिट्यूडल लाई, और उसको पोस्ट मैच्योर बेबी था, या अनीमिया था बेबी में, या इन्फेक्शंस थे, या सेरेब्रल एबनॉर्मलिटीज़ थी, पल्मोनरी या कार्डिक एबनॉर्मलिटीज़ थी, तो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स फॉर द बर्थ एस्फिक्सिया, जिसमें क्या होगा? ब्रीदिंग ही नहीं शुरू होगी और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अब इसकी हम करते हैं पैथोजेनेसिस। होता क्या है? जब ब्रीदिंग नहीं होती, लंग्स काम नहीं करते, ब्रीदिंग नहीं होती, तो ऑक्सीजन नहीं आती, ठीक है। और ऑक्सीजन नहीं आती तो क्या होता है? तो क्या होगा कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी ना, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वहाँ पे जो ब्रेन की कैपिलरीज़ होंगी उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा सेरिब्रल एडीमा, ठीक है। इसके अलावा क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक पाथवेज एक्टिवेट हो जाएंगे, जो क्या करेंगे कि ग्लाइको जो दूसरा पाथवे है उसके थ्रू एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके दौरान क्या होगा? लैक्टेट प्रोड्यूस होगा, लैक्टेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि वो वाला पाथवे ही नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा? फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। एटीपी नहीं होगी तो पंप्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, पंप्स काम नहीं करेंगे तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक रिलीज़ था नॉर्मल अमाउंट में वो नहीं होगा, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होंगे तो न्यूरोनल डैमेज होगा। इसके अलावा क्या होता है कि जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो फुल टर्म में क्या होता है? कॉर्टिकल नेक्रोसिस होती है और इस्कीमिक इंजरी होती है, और प्री टर्म इन्फेंट्स में जब ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं जाएगी तो उसकी वजह से पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया होता है और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है। तो फुल टर्म में क्या होता है, प्री टर्म में क्या होता है, ये सारी इसकी पैथोजेनेसिस होती है कि अगर ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब बच्चे में ऑक्सीजन नहीं होगी, तो उसकी बॉडी में क्या क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरह से ब्रेन की इंजरी हो रही है अल्टीमेटली। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी को एस्फिक्सिया हुआ है? डिलीवरी से पहले कैसे पता चलेगा और डिलीवरी के बाद कैसे पता चलेगा? बिफ़ोर डिलीवरी क्या होगा कि हमें जो पता होगा कि रिस्क फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, उनसे हमें पता चल जाएगा। हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क फैक्टर्स को कि बिफ़ोर बर्थ कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं था एस्फिक्सिया का, और बिफ़ोर बर्थ जो हमने सीटीजी की थी उसमें कोई लेट डिस्टिलरेशन तो नहीं थी, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं था, अल्ट्रासाउंड जो हमने किया था उसमें फ़ीटल एक्टिविटी कैसी थी, और थिक मेकोनियम तो नहीं था लाइकर में आया हुआ। तो ये सारे हमें बता देंगे कि रिस्क फैक्टर्स बिफ़ोर बर्थ क्या थे, और फ़ीटल डिस्ट्रेस के कोई साइंस तो नहीं थे सीटीजी अल्ट्रासाउंड में, तो इससे हमें पता चलेगा। और आफ्टर बर्थ हमें कैसे पता चलेगा? हम एपगार स्कोर कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि एस्फिक्सिया में गया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आती हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के एस्फिक्सिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट से हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट करते हैं।